नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और मैं सिद्धार्थ पटेल आज आपको आपकी किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को मात्र 10 से 15 मिनट में समझा दूंगा। तो इसलिए हमने इस वीडियो का नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन डिकोडेड। मैंने इस किताब के वन शॉट रिवीजन, रैपिड रिवीजन सब कुछ बना दिया है। डिटेल में पढ़ना है वहां से जाके पढ़ो। अभी हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि आपकी किताब के जितने भी चैप्टर्स हैं उसका एक बेसिकली एक क्रक्स निकाल रहे हैं। हम मात्र 10 से 15 मिनट में इस पूरी की पूरी किताब को कंप्लीट कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका जो पहला चैप्टर है वो क्या चैप्टर है भैया? वो है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। उसमें हमें फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी भैया क्योंकि सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन के लिए संविधान जरूरी है। सोचो, अगर संविधान नहीं होगा तो देश की स्थिति क्या हो जाएगी? लोग एक दूसरे को मारने काटने सब पे जाएंगे। तो एक बेसिक कोऑर्डिनेशन बना रहे, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में बेसिक कोऑर्डिनेशन बना रहे कि पार्लियामेंट ये काम करेगी, सरकारी मतलब एग्जीक्यूटिव ये काम करेगा, जुडिशरी ये काम करेगी। ठीक है, उसके बाद में फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की पावर को क्या करता है? लिमिट भी करता है। क्यों लिमिट करता है? क्योंकि संविधान हमें कुछ राइट्स देता है जो कि होती है फंडामेंटल राइट्स, और उसमें यह तय किया जाता है कि सरकार को क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। साथ ही साथ संविधान यह भी बताता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट बनाएगी कानून, उन कानून को रिव्यू करेगी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव का काम है इंप्लीमेंटेशन करना। तो एक तरीके से क्या हो रहा है? डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में। साथ ही साथ संविधान यह भी बताता है कि हमारे क्या गोल्स एंड एस्पिरेशंस हैं। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो क्या बताते हैं भैया? वो ये बताते हैं कि हमारे क्या गोल्स एंड एस्पिरेशन है, और एक तरीके से हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी का काम करता है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। एक तरीके से फंडामेंटल आइडेंटिटी का काम करता है हमारा संविधान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भैया, हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन लोगों को भारत के नागरिकों ने डायरेक्टली नहीं चुना था, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। हम लोग मेंबर ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली को चूज कर रहे थे और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चूज कर रहे थे। ठीक है, हर 10 लाख लोग पे एक इंसान जा रहा था का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मतलब एक इंसान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक इंसान 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। साथ ही साथ हम ये देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हो रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिख, मुस्लिम, जनरल सभी का वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे? सभी का रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन हम आपस में कंसेंसस से बना, साथ साथ में डिस्कशन सारे हुए, पब्लिक के लिए ओपन था, मीडिया के लिए ओपन था, बातचीत, डिस्कशन, इन सब के माध्यम से संविधान बना। साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स को क्या था? प्रिंसली स्टेट्स को ये तय कर दिया था, क्योंकि 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, कि भैया तुम अपने मेंबर्स खुद भेजोगे आपस में चूज करके। क्लियर है? ये हो गया। फिर उसके बाद में राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फंडामेंटल राइट, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, अरेस्ट वाले राइट्स। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एक तरीके से कौन से आर्टिकल नंबर 32, जिसको कि हम बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर किसी भी इंसान की कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही है तो कहां पे जा सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो बेसिकली यहां पे हम लोगों ने अलग अलग तरीके के राइट्स पढ़े वन शॉट रिवीजन में, कि अरेस्ट, अगर फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आपको अरेस्ट किया है तो 24 आवर्स तक, 24 आवर्स से पहले पहले आपको मजिस्ट्रेट के पास में उसको लेके जाना होगा। हमने बात की है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, हमने बात की है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, हमने बात की है रिलीजियस राइट की, कि सबको अपना धर्म को पालन करने की पूरी क्या है? आजादी है। फिर हमने माइनॉरिटी के राइट्स की बात की है कि सभी माइनॉरिटीज को अपना कल्चर को बचाने के लिए पूरा अधिकार है, इन द सेंस कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक, तो एग्जांपल में मैंने मदरसास, और जो ट्राइबल पॉपुलेशन भी जो है वो भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। उसके बाद में राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ, हमारे साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इनके बेसिस पे हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जब भी सरकारी नौकरी की बात होगी तो हमें इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ये फंडामेंटल राइट्स हमें इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कुछ राइट्स नागरिकों को देने के लिए जरूरी है, ताकि वो अपना फुल डेवलपमेंट कर सके और सरकार एक लिमिट में काम करे, सरकार किसी नागरिक के राइट्स ना छीने। ठीक,
फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या है भैया, ये एक तरीके से सरकार को बताने के लिए। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है। डीपीएसपी क्या है, एक तरीके से सरकार को डायरेक्शन दे रहे हैं कि सरकार को क्या क्या काम करना है। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एक तरीके से इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा उनको लेके आया गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। इनिशियली देखे तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज एक तरीके से हमें बताती है कि हमें कुछ ड्यूटीज है इस देश के प्रति, उन ड्यूटीज को फॉलो करना जरूरी है, जैसे कि नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करें, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। देन उसके बाद वाला जो चैप्टर आता है वो आता है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा। हमारे यहाँ पे इंडिया में बेसिकली फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम भी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी है, लेकिन ज्यादातर फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम यूज किया जाता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है, तो हम फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम से वोट करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है कि जिसको जितने प्रतिशत वोट मिले उतनी सीट उसको जाएगी। एक मोटे मोटे आपको आइडिया ये बताऊं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम राज्यसभा में यूज होता है, प्रेसिडेंट वगैरह के इलेक्शन होते हैं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज होता है। फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम में आपको कितने परसेंट वोट मिले वो मैटर नहीं करता है, आपको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो आप चुनाव जीत गए हो। एक को 10 मिले, एक को 9 मिले, एक को 8 मिले, एक को 7 मिले, तो कौन जीता, जिसको कि 10 मिले। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होगा, तुम्हें 10% सीट है तो 10 सीट तुम्हारी, तुम्हें 50%, तुम्हारे 50% वोट है सॉरी, तो 5 सीट तुम्हारी, तुम्हारे 10% वोट है तो 1 सीट तुम्हारी। एक तरीके से जितने परसेंट में आपको वोट मिले उतनी सीट एक पॉलिटिकल पार्टी को जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा टास्क होता है, आप खुद देखो ये देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और इतने स्मूथ इलेक्शन कंडक्ट करवाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक तरीके से हम क्या करें, हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने का पूरा भार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर आईडी कार्ड्स मतलब इलेक्टोरल रोल्स बनाते हैं, जो लोग ऊपर चले गए उनका नाम काटते हैं, जो लोग नए आए उनका नाम ऐड करते हैं, पूरा इलेक्शन बहुत अच्छे से हो। और इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बहुत पावर होती है। देन आते हैं एग्जीक्यूटिव में, तो एग्जीक्यूटिव में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। एंड देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट जो है उनके पास में एक तरीके से हम नॉमिनल पावर देखते हैं, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है। बोला जाता है कि जो प्रेसिडेंट है, या बोला नहीं वाकई में ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दी वो प्रेसिडेंट को मानना ही मानना है। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट के पास में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है। क्या डिस्क्रिशनरी पावर है भैया, कि जब भी कानून लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस पर असेंट दे, नहीं तो उसको पॉकेट में रख के भूल जाए तो वो होता है पॉकेट वीटो। या फिर जब हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकसभा में किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होती तब प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है, आप जानते हो कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन देखा जाए तो इस देश में प्राइम मिनिस्टर के पास में बहुत पावर होती है। प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनते हैं, मतलब प्रधानमंत्री चुन रहे हैं कि मेरा फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, मेरा होम मिनिस्टर कौन होगा, ये होगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एज एन टीम मिलकर साथ में काम करते हैं। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो कौन है भैया, वो आईएएस ऑफिसर है। सरकारी विभाग में जो आप लोग देख रहे हो, जितने भी सरकारी कर्मचारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तीनों पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि ये हर 5 साल में बदले जा सकते हैं, 5 साल 6 साल में ये बदल जाएंगे। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एक बार तुम्हारा पेपर में सिलेक्शन हो गया, जीवन भर के लिए तुम्हारी नौकरी है। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी कोई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना होता है या पॉलिसी को कई बार बनाना भी होता है। तो जैसे कि मैंने बार बार बताया कि तुमको क्या लगता है बजट कौन बना रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बना रही, नहीं। बजट मतलब फाइनेंस मिनिस्टर खुद बना रही है, नहीं। ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो एज एन सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी इनका रोल रहता है और साथ ही साथ पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी ये लोग इनडायरेक्टली, इनका चेहरा नहीं दिखता लेकिन इनका ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी काम करते रहते हैं, ठीक है।
देन बात करते हैं लेजिस्लेचर की, तो हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है। कानून कैसे बनता है भैया, तो वही लोकसभा में मान लो दोनों हाउस में से कहीं पे भी सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बिल को पढ़ा जाता है, फिर कमेटी के पास में भेज दिया जाता है, फिर कमेटी वापस से उसे उसी हाउस में भेजेगी, फिर वोटिंग से पास हो गया तो दूसरे हाउस में चले जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में पहली बार बिल इंट्रोड्यूस किया, बातचीत हुई, बिल कमेटी के पास गया, कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दी, वापस से लोकसभा में आया, लोकसभा से मेजोरिटी से पास में हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में सेम प्रोसीजर, कमेटी ये वो, फिर से वोटिंग होगी और देन प्रेसिडेंट के पास जाता है। पार्लियामेंट लॉ के अलावा भी बहुत सारे काम करती है। क्या काम करती है हम देखते हैं, जुडिशियल फंक्शन से उनके जजेस को रिमूव करना हो, एक तरीके से हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करके रखती है। हम देखते हैं फाइनेंशियल फंक्शन भी है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए नहीं निकल सकते बिना पार्लियामेंट की इच्छा से, मतलब पार्लियामेंट को आपको बताना पड़ेगा सरकार को। लोकसभा जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। राज्यसभा है जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, हर 1/3 मेंबर्स हम क्या देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हर 2 साल में यहाँ पे चुनाव होते रहते हैं, मतलब 1/3 सीट्स खाली होती चली जाती है। और लोकसभा जो है वो परमानेंट हाउस नहीं है, हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक, देन जुडिशरी में आते तो इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप ये देखोगे कि यूनियन लॉ से चीजें जो डील करती है वो सुप्रीम कोर्ट डील कर रहा है, और जो स्टेट लॉ से जो चीजें डील करती है वो हाई कोर्ट डील कर रहा है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में इंटीग्रेटेड सिस्टम है, स्टेट लॉ वाली चीजें भी सुप्रीम कोर्ट डील कर सकता है, यूनियन लॉ वाली चीजें भी हाई कोर्ट डील कर सकता है, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। फिर सुप्रीम कोर्ट के हमारे बहुत सारे जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब कि वो केसेस जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, जैसे 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया या सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अपीलेट जुरिस्डिक्शन बाय द वे ऑफ अपील, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में आज केस गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो ये हो गया अपीलेट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो ये कुछ जुरिस्डिक्शन हम लोग क्या देखते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से क्या कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है। फिर इस चैप्टर में आपने जुडिशियल एक्टिविज्म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में भी सुना कि बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है जो कि जुडिशरी ने अपने आप इवॉल्व किए, जो कि संविधान में नहीं लिखे थे। देन बात करते हैं फेडरलिज्म में, तो फेडरलिज्म में हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। पहले यूनियन बना फिर स्टेट बना। दूसरी जगह हम लोग यूजुअली देखते हैं कि पहले स्टेट बनता है और सारे स्टेट मिलकर एक देश बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पहले देश बना फिर स्टेट्स बने। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट के पास में ज्यादा पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हम लोग यहाँ पे ज्यादा पावर देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, लेकिन पावर इज मोर टिल्टेड टुवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा क्यों? ऐसा हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे दी तो हमें कहीं ना कहीं देश के अलग होने की बात मन में रहेगी, और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी तो चीजें सही रहेगी, क्योंकि डाइवर्सिटी, इतने सारे लोगों, इतनी सारी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भैया, तो हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करना, बाउंड्री को ऑल्टर कर देना, नया स्टेट बनाना, सब इनके पास में पावर है। इमरजेंसी के दौरान में पावर इनके पास में चली जाती है। ये चाहे तो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकती है अगर राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करे तो हम लोग एक तरीके से फाइनेंशियल पावर, हमारे टैक्स के ज्यादातर रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो थोड़े बहुत ही जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को फोकस किया गया है। देन बारी आती है हमारे लोकल गवर्नमेंट वाले चैप्टर की, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनिशियली इंडिया में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट मतलब था तो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज में लिखा गया था, लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1992, 1993, 1994 ये जो साल है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है। 73rd डील करता है पंचायत से, 74 डील करता है नगर पंचायत मतलब म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पूरे देश में मैंडेटरी कर दिया है कि गांव में पंचायत और शहर में म्यूनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, ये होना मैंडेटरी है। तो एक तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला जो चैप्टर है ये एकदम पार्टिसिपेटिव, एक तरीके से क्या है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी हमें दिखाता है, क्योंकि ट्रू डेमोक्रेसी आपको कभी भी देखना है तो पंचायत, नगर पालिका यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? देन अगर हम आगे बढ़े तो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो हमने इस चैप्टर में बेसिकली अपने अलग अलग तरीके की मेजॉरिटी पढ़ी। हमारा जो संविधान जो कि आज से 70 साल पहले बन चुका था वो आज भी एज इट इज चल रहा है। अगर आप दूसरे देशों में देखोगे तो क्या हो जाता है, दूसरे देश में संविधान बदल जाते हैं, मिलिट्री कंट्रोल एक तरीके से ले लेती है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हुआ है, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी आज चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारी
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 338 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 338 है, उसमें यह कि पार्लियामेंट चाहे तो संविधान को बदल सकती है, पूरे संविधान को नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स को बदल सकती है समय के नीड के अकॉर्डिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन एज एन लिविंग डॉक्यूमेंट में इसमें सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि संविधान में समय के अकॉर्डिंग हम थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं। देन दी फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से पूरा क्रक्स है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेक्युलरिज्म की बात करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो जुडिशरी ने अपने आप इवॉल्व करी। तो एक तरीके से हमारे संविधान की पूरी फिलोसॉफी बताता है ये वाला चैप्टर, जो कि आपने जितना भी पढ़ा। तो एक तरीके से मैंने क्या किया है, एक तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया है। क्या समझा दिया भैया? इस पूरी किताब का एक क्रक्स मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी और बिल्कुल आपको पढ़ना है। देखो, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि जब सपना देखना ही है तो बड़ा देखो, छोटा सपना क्यों देखना है। और हमेशा बेटा सफल वही होता है जो अपने आप पर विश्वास रखता है। तुम जिस दिन अपने आप पे डाउट करोगे ना, तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। देखना, हर कॉन्फिडेंट व्यक्ति जरूर सफल होता है, या हर सफल व्यक्ति को देखोगे तुम कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उसके मन में ऐसा नहीं होता है कि वो सफल व्यक्ति को भी तो डर लगता है, लेकिन वो मन में कि नहीं मैं कर लूंगा। और जब सपना ही देखना है तो 70 वाला मत देखो, सपना देखना है तो 100 में से 100 वाला देखो। तुम कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस पर डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।